तो आइए आज हिंदी पेडागोजी की क्लास 2 शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे आपको भाषा वैज्ञानिक और भाषा शिक्षा शास्त्री के बारे में कि कौन कौन से शिक्षा शास्त्री हुए हैं और इनसे जरूर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन चोमस्की से बना था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, आगे बताऊंगा कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि चोमस्की के भाषा संबंधी विचार क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या थे, इसने बताया था कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो एक यंत्र लेकर पैदा होता है, उसका नाम क्या था, LAD। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है मतलब भाषा, ठीक है। क्या होती है, लैंग्वेज, एक्वायर्ड और डिवाइस। एल से लैंग्वेज, ए से एक्वायर्ड, डी था डिवाइस। यानी कि बच्चा एक भाषा अधिकार यंत्र लेकर पैदा होता है। और देख इसमें क्या लिखा है कि समाज से भाषा को ग्रहण करता है, भाषा का अर्जन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोमस्की के भाषा संबंधी विचार क्या थे। बच्चा भाषा का अर्जन करता है कहाँ से, आसपास के समाज से। फिर पूछा जाता है कि LAD की खोज किसने की, तो LAD की खोज की थी चोमस्की ने। LAD की फुल फॉर्म क्या आती है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। और इसने क्या कहते हैं, ज़्यादा जोर दिया था भाषा के अर्जन पर। आगे आपको बताऊँ क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। अब देखिए, दूसरे शिक्षा शास्त्री का क्या नाम है, ठीक है। दूसरे शिक्षा शास्त्री होते हैं वाइगोस्की। क्या है, वाइगोस्की। वाइगोस्की ने क्या बताया था कि भाषा है ना, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा भाषा अधिगम द्वारा सीखता है। भाषा अधिगम मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, जो ज्ञान हम बुक से पढ़कर प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं भाषा का अधिगम, ठीक। इसने कहा था कि अगर बच्चों को कोई भाषा सिखानी है ना, तो उसके टीचर क्लास में, उसकी पुस्तक में, उसके द्वारा सिखाया जाए। कैसे कि भाषा शिक्षक हो, भाषा की कक्षा हो, भाषा का पाठ्यक्रम हो, सारा उस पर बेस्ड था सारा ये। तो एक क्वेश्चन ऐसे डिफरेंस से पूछा जाता है दोनों के, क्या कि चोमस्की भाषा संबंधी विचार क्या थे। फिर पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में क्या विचार दिए हैं। तो क्या विचार दिया है कि बच्चा भाषा अधिगम द्वारा सीखता है भाषा को। बच्चा भाषा कैसे सीखता है, भाषा अधिगम द्वारा। उसने एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें कि भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये क्वेश्चन CDP में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। क्या पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात कौन करते हैं, जो वो वाइगोस्की करते हैं, ठीक है। फिर करते हैं कि किसने कहा था कि भाषा को अधिगम द्वारा सीखा जा सकता है, वाइगोस्की ने कहा था। तो वाइगोस्की के भाषा संबंधी विचार थे। अब आगे देखिए, एक सिद्धांत होता है, इनका नाम आता है वाकंती क्रिया का सिद्धांत। ये दोनों क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड थे, पिछले साल के किसी पेपर में पूछे गए थे। मैं इनको पढ़ के गया था, मुझे ऐसे ही मिले थे सेम टू सेम, ठीक है। इसमें से ये ऊपर वाला था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाला। अब देखिए स्किनर ने क्या बताया, स्किनर ने बताया था कि रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, इसने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। इसने कहा था कि बच्चों को ना बार बार प्रैक्टिस करवाओ। आपको इंग्लिश सिखानी ना, इंग्लिश सिखानी बच्चों को, तो उसकी प्रैक्टिस करवाते रहो। हिंदी सिखानी, प्रैक्टिस करवाते रहो, तो उसकी आदत में आ जाएगी और बच्चा सीख जाएगा। और इन्हें एक बात हो रही थी कि बच्चा गलती करके भी सीखता है। ये स्किनर के भाषा संबंधी विचार थे। अब बात आती है आगे पियाजे की। पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा है ना, बच्चा एज के अनुसार सीखता है। एज किसके अनुसार, एज के अनुसार। इसने 4 अवस्थाएं बताई थी अलग अलग। एक होती है आपकी, सॉरी, एक होती है 0 से 2, ठीक है। ऐसे उसको बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। तो ऐसे अलग अलग 4 अवस्थाएं थी ये, ठीक। तो उसने बताई थी जैसे उनके अनुसार बच्चा भाषा को अपनी आयु के अनुसार सीखता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहेगी, उसका जो भाषा अधिग्रहण यंत्र था उसकी भाषा पर पकड़ बढ़ती रहेगी। इसके साथ इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताई थी, विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैंने आपको बताया। पूछा जाता है कि चोमस्की के भाषा संबंधी विचार क्या थे, कि बच्चा LAD यंत्र लेकर पैदा होता है। और ज़्यादा जोर किस पर दिया था, ज़्यादा जोर दिया था भाषा के अर्जन पर। अर्जन होता है ग्रहण करना, ठीक है। ग्रहण कहाँ से करेगा, आसपास के वातावरण से। फिर दूसरा आता है कि वाइगोत्स्की के भाषा संबंधी विचार क्या थे। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। और भाषा को कैसे ग्रहण करेगा, भाषा अधिगम द्वारा, यानी बुक से पढ़ के। उसका जो स्कूल में भाषा शिक्षक लगाओ, भाषा कक्षा कराओ, भाषा पाठ्यक्रम रखो, तो बच्चा भाषा को सीख जाता है। फिर स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने बताया था कि पुनर्बलन द्वारा सीखता है, यानी कि उससे बार 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 आदत में लेकर आ जाओ, बच्चा सीख जाएगा। और बच्चा कोई गलती करता है ना, तो उससे बच्चा सीखता है, क्योंकि अगली बार गलती नहीं करेगा। पियाजे ने क्या कहा, पियाजे ने बताया था कि एज के अनुसार सीखता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भाई कि पियाजे के अनुसार बच्चा भाषा को कैसे सीखता है, आयु के अनुसार, सामाजिक सांस्कृतिक के अनुसार, ठीक है। तो किसके अनुसार सीखता है, एज के अनुसार सीखता है, ठीक। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए आप, आगे आता है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या मतलब, 3 भाषा का, 3 लैंग्वेज का प्रयोग होगा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा इस बारे में, क्या कहा था कि बच्चों सबसे पहले हम किस में पढ़ाएंगे, मातृभाषा में पढ़ाएंगे। फिर दूसरा क्या था भाई, इंग्लिश में पढ़ा दो, ठीक है, या किसी और लैंग्वेज में पढ़ा दो, तमिल में, ऐसे, ठीक है।
तो क्या होता है, त्रिभाषा सूत्र दिया किसने था? त्रिभाषा सूत्र दिया था आपका कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। और कब से लागू हुआ था? 1986 शिक्षा नीति से लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है? कोठारी आयोग द्वारा दिया गया है। कब से लागू किया गया था? 1986 शिक्षा नीति जो 1986 था ना, उसमें एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उससे इसको लागू किया गया था। और किसकी ये हिंदी है क्या? हिंदी भारत की राजभाषा है। पूछा जाता है कि हिंदी भारत की कैसी भाषा है। और ये क्वेश्चन मुझे यूपी टेट, सी टेट, रीट तीनों में दिखाई दिया था भाई, जो मेरे पास हुए हैं। त्रिभाषा में हिंदी का स्थान कैसा है? राजभाषा के रूप में है। बहुत बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो इसको तो आप। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखना, पेपर उठा कर देखना, में ये क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो आगे देखिए, त्रिभाषा सूत्र है क्या? उसने कहा था त्रिभाषा सूत्र में कोठारी आयोग ने कि सबसे पहले क्या करें, बच्चों को मातृभाषा में सिखाओ। वो हिंदी भी हो सकती है, गैर हिंदी भी हो सकती है। मतलब हमारे इधर क्या है, जैसे हिंदी बोलते हैं हम, और साउथ की तरफ क्या तमिल बोलते हैं या बंगाली बोलते, उधर बंगाल वाले बंगाली बोलेंगे, गुजरात और गुजराती बोलेंगे। तो बच्चे को पहले उसकी मातृभाषा में सिखाओ। फिर क्या, फिर उसको कोई सेकंड लैंग्वेज लो। सेकंड लैंग्वेज में क्या हो सकता है? अंग्रेजी भी हो सकती है, या कोई अन्य आधुनिक भाषा सिखाओ। फिर क्या, तीसरी लैंग्वेज क्या होगी? उसकी अन्य आधुनिक भाषा जो हमने सेकंड भाषा में नहीं पढ़ाई। मान लो हमने पहले क्या पढ़ा है? मातृभाषा। फिर क्या पढ़ा है हमने? इंग्लिश। तो जो थर्ड लैंग्वेज लेंगे ना, वो इंग्लिश नहीं होने की, वो कोई और ही होगी। तो ये था त्रिभाषा सूत्र। और पूछा जाता है कि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? राजभाषा के रूप में। हिंदी भारत की कैसी भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है, न मातृभाषा है। ठीक है, ये राजभाषा है, ध्यान रखना इस बात का। आप समझ गए होंगे त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या है कि 3 भाषाएं पढ़ानी है। सबसे पहले मातृभाषा पढ़ानी है, फिर कोई दूसरी भाषा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत हो सकती है। थर्ड भाषा जो सेकंड में नहीं पढ़ाई गई, कोई भी लागू कर सकते हैं। अब देखिए आगे। अब आगे आता है कि बहुभाषीय कक्षा या बहुभाषी बच्चे। इसका मतलब है कि अगर एक ही कक्षा में आपको अलग अलग भाषा के बच्चे दिखाई देते हैं, मतलब क्या है कि एक बच्चा बिहार का है, वो बिहार की लैंग्वेज बोलता है, एक भोजपुरी का है। मान लो दिल्ली में पढ़ता है कोई बच्चा, कोई दिल्ली की शहर की लैंग्वेज बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है। तो ऐसा क्या है, ये मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल लैंग्वेज। और जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई देता है कि बहुभाषीय कक्षा यानी कि बहुत ज़्यादा भाषा बोलते हैं, तो वो ऑप्शन सही माना जाता है सीटेट में। क्यों माना जाता है? क्योंकि वे अनेकता में एकता की बात करते हैं। क्या, किसकी बात? अनेकता में एकता। अनेकता में एकता लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब अलग अलग भाषाओं के बच्चे होंगे, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग वातावरण के बच्चे होंगे, तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। देखिए, बहुभाषीय शिक्षण में शिक्षक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं में व्यवहार में करना, ताकि अनेकता में एकता बनी रहे। तो बताया ना भी, अगर बहुत ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे अलग अलग क्लास के, तो उसकी संस्कृति से परिचित होंगे, उसके रहन सहन से, उसके खाने पीने से, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। इसका मतलब क्या? बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा। और प्रेम हमें ये तो बच्चे ज्ञान ही तो बढ़ाना है हमें। तो इसलिए क्या है, जिसमें भी हमें ऑप्शन दिखाई देगा ना कि बहुभाषीय बच्चे, बहुभाषीय वातावरण, तो सही माना जाएगा। जिसमें दिखाई देगा हमें उसके जीवन से संबंधित होगा, तो वो ऑप्शन सही माना जाएगा। अब आते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का वैसे अलग से टॉपिक है, लेकिन हम शॉर्ट में बता देते हैं अभी आपको थोड़ा सा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब है कि बच्चा किसी भी कैटेगरी से हो, कहीं भी हो, सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाना है, सबको एक ही स्थान पर लाकर वहीं पर पढ़ाना है, चाहे वो किसी जाति का, धर्म का, कैसा भी हो। सब मैंने समान, एक ही आवेश में, एक ही साथ सबको शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा के अंतर्गत व्यक्ति की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? एक ही छत के नीचे है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता, ये शब्द आया इसमें, व्यक्तिगत विभिन्नता, विभिन्नता, इसका ध्यान रखना होता है। इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि कोई बच्चों मान लो आंखों से कमजोर, मतलब जिसकी दृष्टि बाधित है कोई, मतलब कोई दृष्टि बाधित है भाई, दृष्टि से कमजोर है। ठीक है, किसकी क्या, किसकी सोच, मतलब कोई समझने में कोई देरी से समझता है, कोई जल्दी समझता है। तो उन सबको ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाती है, और समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आगे देखिए, एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि मातृभाषा को घर की भाषा कहा है। एनसीएफ ने जो मातृभाषा है ना, मातृभाषा मतलब जैसे हमारी मदर टंग है, जैसे यूपी से है तो हमारी हिंदी है, हरियाणा वाले की हरियाणवी है, उधर तमिलनाडु के जो तमिल बोलते हैं, तो मातृभाषा होती है, उसको घर की भाषा कहा है। और कहा है कि शिक्षण, शिक्षा, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा, यानी बालक पर आधारित होगा। हम बालक से ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम जो बालक के लिए फायदे में होगा, जो बालक के लिए अच्छा होगा, उसी ऑप्शन को चूज करेंगे। यानी सारे शिक्षण बाल केंद्रित होगा। और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। बाल केंद्रित होगा, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। व्यवहारिक व जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाएगी। व्यवहारिक समझते हो, मतलब ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो बच्चे के काम आए। ठीक है, और क्या, दैनिक जीवन से संबंधित अधिगम होगा। अधिगम होता है पढ़ना सिखाना, तो अधिगम कैसे होगा? उसके दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, दैनिक जीवन में काम आता है। अब देखो, मूल्यांकन टॉपिक हम किसी और वीडियो में करेंगे, ये लास्ट में करेंगे। सारा पढ़ाने के बाद मूल्यांकन क्या होता है, तभी आपको पता लगेगा अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। देखो, हिंदी में
भाषा की अपनी विधि होती है और भाषा की विधि से क्वेश्चन न बने ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आप सोचते हैं कि हर टॉपिक को कहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। भाई एक क्वेश्चन बने हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही पेपर में बने हों, क्योंकि इतनी शिफ्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा गया इनसे। तो क्या पता आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर आ जाए। तो अब देखिए पहला आता है भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला विधि होती है, बच्चों को बोलकर समझाया जाता है। फिर है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, किताब सामने रखकर अध्ययन करवाया जाता है। भाई किताब सामने रखी, टीचर बोलता रहेगा, बच्चों को समझाता रहेगा, जिसे क्या कहा जाता है, ये गद्य शिक्षण की विधि होती है। कौन सी? गद्य शिक्षण की। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कौन सी एक गद्य शिक्षण की विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि है। गद्य मतलब होता है पाठ को पढ़ना। ठीक है, अब फिर आता है दूसरा, क्या है, दूसरा आपका था आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि। आगमन मैंने बताया था, पहले हम क्या करेंगे, पहले बच्चों को हम एग्जाम्पल देंगे, फिर रूल बनाएंगे। हमने ये पढ़ाया था मैथ वाली पेडागोजी में। ठीक है, ये किसके लिए अच्छी मानी जाती है, व्याकरण के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और ये निगमन भी क्या है, व्याकरण के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो व्याकरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा, पूछा गया था कि कौन सी विधि व्याकरण सिखाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो कौन सी विधि थी भाई, वो होती आगमन विधि। व्याकरण सिखाने की सबसे बेस्ट मेथड होता है। ये 4 ऑप्शन हुए थे उसमें, कौन कौन से थे, प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, अनुवाद विधि। तो कौन सी विधि है तो व्याकरण सिखाने की अच्छी होती है, वो होती है आपकी आगमन विधि। ठीक है, गद्य सिखाने के लिए कौन सी थी, प्रत्यक्ष विधि। गद्य के लिए प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण सिखाने की अच्छी आगमन विधि। ठीक है, अब आता है अनुवाद। अनुवाद विधि क्या होती है, ये देखिए होती है अनुवाद विधि। इनमें क्या कहता है, भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण। यानी एक भाषा में, मान लो जैसे भाषा रूपांतरण मतलब समझते हो, इंग्लिश है, इंग्लिश टीचर पढ़ाते हैं तो साथ साथ उसकी हिंदी बताते रहते हैं, वो होता है अनुवाद विधि। ये किसके लिए अच्छी मान जाती है, भाषा रूपांतरण के लिए। फिर आती है पद। कंफ्यूज मत होना गद और पद में। तो पूछा जाता है कि पद शिक्षण की अच्छी विधि कौन सी है, तो कौन से, खंडनाव्य विधि और एक दंडनाव्य विधि। अब खंडनाव्य विधि क्या होती है, इसमें होता है कविता, पोइम के लिए बेस्ट मेथड होता है, जो कविता पढ़ाते हैं ना उसके लिए। फिर दंडनाव्य विधि क्या है, ये भी पोइम के लिए होता है, लेकिन क्या होता है इसमें पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ बताया जाता है। क्या किया जाता है, पूरी लाइन पढ़ा दी, पूरी पंक्ति का एक ही साथ अर्थ बता दें, दंडनाव्य विधि। ठीक है, और ये दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं, पद के लिए। पद से मतलब कविता के लिए, पद शिक्षण से संबंधित होते हैं, कविता गीत इसी के द्वारा सुनाए जाते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा। देखिए कि भाषा की अपनी कौन कौन सी विधि थी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, गद्य शिक्षण की अच्छी विधि कौन सी है, भाषा प्रयोगशाला, प्रत्यक्ष विधि, दोनों में प्रत्यक्ष अच्छी मानी जाती है। अब आगे देखिए, आगे क्या आता है कि व्याकरण के लिए कौन सी अच्छी विधि होती है, तो आगमन विधि बेस्ट होती है। भाषा रूपांतरण के लिए कौन सी होती है, अनुवाद विधि। पद के लिए अच्छी विधि कौन सी है, तो खंडनाव्य विधि और दंडनाव्य विधि, दोनों अच्छी मानी जाती है। ये कुछ टैग वर्ड आपके हिंदी पैडागोजी के जो आपके काम आएंगे। अगर किसी ऑप्शन में आपको सृजनात्मकता, सृजनशील, सर्जन ये वर्ड दिखाई देते हैं, ये रचनात्मक, रचनाशील दिखाई देता है, दो या दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है बच्चा। ठीक है, या फिर आपको क्रिया, क्रियात्मक, क्रियाशील दिखाई देता है, या किसी ऑप्शन में क्या आता है, प्रयोग, प्रयोगात्मक, प्रयोगशाला दिखाई देता है, या फिर आपको क्या आता है, समाज, सामाजिक, समाजीकरण की बात करता है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। कुछ अन्य ऑप्शन भी है, कुछ अन्य सॉरी अन्य टैग वर्ड होते हैं जो आपको काम आते हैं पेपर में। कैसे, देखिए जैसे आपकी ये है कि अगर कहीं पे वातावरण, परिवेश, पर्यावरण की बात है, वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे को अनेक अवसर देते हैं हम, कि अनेक विधि का प्रयोग करते हैं, विभिन्न तरीके अपनाते हैं, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये ऑप्शन राइट माना जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है, अगर विधिपूर्ण ढंग से अधिगम के अवसर प्रदान किए जाते हैं, या फिर क्या किया जाता है, प्रतिभा, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली बनाने के लिए कार्य किया जाता है बच्चे को, यानी कि उसका समृद्धि स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये समृद्धि स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर क्या होता है, ये सीडीपी में अच्छे से पढ़ोगे। एक बार बता दो, स्मृति मतलब होता है कि चीज़ों को याद रख पाना, अवबोध होता है उसकी थोड़ी समझ हो पाना, चिंतन होता है गहन चिंतन करना उसके बारे में। तो जिसमें वर्ड दिखाई देंगे आपको, वो ऑप्शन हिंदी पैडागोजी में सही जाएगा। ठीक है, कल हम आपको पढ़ाएंगे इसकी जो शिक्षण विधि होती है, टीचिंग मेथड होते हैं, उनमें से 100% क्वेश्चन आता है। तो कल की क्लास मिस मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, मर्जी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।